नमो बुद्धाय, जय भीम. समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा. थैंक यू. राम स्वरूप वर्मा जी के द्वारा भारत में क्रांति निर्माण करने के लिए, वैचारिक परिवर्तन करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण संगठन है. साथियों, 1874 में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने सत्यशोधक समाज बनाया था. समय समय पर हमारे महापुरुषों ने अलग अलग संगठन बनाए, मगर लक्ष्य एक ही था. महात्मा ज्योतिराव फुले जी का सत्यशोधक समाज जो संगठन था, उस संगठन को शाहू छत्रपति महाराज ने प्रोत्साहन दिया, आगे चलाया. और फुले और शाहू जी के प्रोत्साहन के कारण ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उदय हुआ. उसी तरह नॉर्थ इंडिया में जगदेव बाबू कुशवाहा, ललित सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है. ब्राह्मणवाद को ललकारने का उन्होंने कार्य किया है. ललित सिंह यादव जी के ऊपर तो केस हुआ था जब उन्होंने पेरियार रामास्वामी जी का साहित्य दक्षिण भारत से उत्तर भारत में अनुवाद करके प्रसिद्ध करने का काम शुरू किया. तो उनके ऊपर मुकदमा हुआ था, मगर वो सुप्रीम कोर्ट जाकर जीत हासिल करके आए थे. मगर आजकल उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि सच्चे रामायण को बांटना अपराध है. ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस किताब से पाबंदी लगाई गई थी, मगर उस किताब को सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी हटाई गई थी, उस किताब को पढ़ने के लिए, बांटने के लिए पाबंदी का फरमान क्यों लगाया जा रहा है? ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है. एक ढंग से देखा जाए तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है, मगर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उसकी मूल वजह ये है कि उन्होंने ईवीएम घोटाला करके उत्तर प्रदेश, बिहार और केंद्र की सत्ता पर कब्जा किया है, और ये कब्जा नाजायज कब्जा है. आज ब्राह्मणवाद सरकारी संस्थाओं के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और इसके जरिए, उसके माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से ब्राह्मणवाद को मजबूत किया जा रहा है. ये आर्जक लोगों के लिए बड़ी चुनौती है. ये विषय ही है कि हमारे सामने चुनौती क्या है? ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ब्राह्मणवाद सत्ता पर हावी जो अल्पसंख्य ब्राह्मण है, विदेशी ब्राह्मण है, उनके द्वारा थोपा जा रहा है. और इसका सबूत है 2019 में 5 जजेस को खरीदा गया. 5 जजेस में से एक जजेस को हड्डी डाल दिया, राज्यसभा का सीट का ऑफर दिया, उसका कुछ ब्लैक रिकॉर्ड बनाया, ब्लैकमेलिंग किया. अन्य जजेस के लोगों को सर न्यायाधीश बनाने का ऑफर दिया, और उसके तहत उन 5 जजेस ने अयोध्या की जो विवादित जगह थी, जिसका फैसला उनको करना था, तो उन्होंने वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर किया, न्याय प्रक्रिया के बाहर जाकर किया. और उन 5 जजेस ने ये कहा कि राम का जन्म यही हुआ है. जिनको माइथोलॉजिकल माना जाता था, जिनको काल्पनिक माना जाता था, उन नालायक 5 जजेस ने उसको ऐतिहासिक घोषित किया. ये जो ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है, इसकी सीमा कितने ऊंचे चरम तक पहुंच गई है कि ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित करने के लिए आरएसएस नामक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस्तेमाल किया. इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता. फैसला मंदिर था या मस्जिद था, ये था. विवाद क्या था कि वो जगह मंदिर की है या मस्जिद की है, मगर उन जजेस ने क्या फैसला दिया
राम यही पैदा हुए। सबूत क्या है? आस्था और श्रद्धा के आधार पर ये हम फैसला दे रहे हैं। तो साथियों, ये जो ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है, ये जो अंधविश्वास बढ़ रहा है, ये जो अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों की मकरूरी बढ़ रही है, इसका मूल कारण उनकी धर्म सत्ता तो है ही, मगर उसका मूल कारण उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नाजायज कब्जा किया है। ये मूल वजह है। उधर उनका हौसला बढ़ गया, इसलिए बोध गया पर वो कब्जा करना चाहते हैं। उनका हौसला बढ़ गया, इसलिए बोध गया की तरफ वो टेढ़ी आंख करके देख रहे हैं। उन्होंने यहाँ का जो गवर्नर था आरिफ मोहम्मद खान, धर्म से मुसलमान है और मुस्लिम धर्म में ये उनको ये आदेश है, उनका धार्मिक रूल है कि किसी बुत या किसी मूर्ति के सामने वंदन नहीं कर सकते, उनको काफिर का दर्जा दिया जा सकता है। उन्होंने आरएसएस के लोगों ने केरला से एक आदमी को यहाँ लाया जो धर्म से मुसलमान है, और उस आरिफ मोहम्मद खान के हाथों से इस बोध गया की पवित्र जगह पर पूजा करवाई पिछले साल। तो ये जो हौसला बढ़ रहा है हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गुप्ता साहब ने जिक्र किया कि एक राजपूत काल था, एक मुगल काल था। ब्राह्मणों का आगमन से लेकर उन्होंने विभिन्न कालों की गिनती की। उन्होंने कहा सोमनाथ मंदिर लूटा गया। साथियों, सोमनाथ मंदिर की लूटने की कहानी गजनी आया, मोहम्मद घोरी आया, इतनी बार लूटा गया, किंवदंती आए, इसके लिए कोई आधार नहीं है। नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। नरेंद्र मोदी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। नरेंद्र मोदी के ऊपर जो संस्कार है आरएसएस के, वो झूठे संस्कार है। वो झूठे संस्कार के कारण नरेंद्र मोदी फंस गए। नरेंद्र मोदी को लगा कि सोमनाथ मंदिर के नीचे शायद सोना है। 2017 में नरेंद्र मोदी ने वहां 5 करोड़ रुपए लागत करके उसका जीपीआर सर्वे करवाया और उसका 32 पेजेस का रिपोर्ट बना। वो रिपोर्ट मोदी जी के हाथ सौंपा गया। मोदी प्रधानमंत्री थे और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष थे। आज भी प्रधानमंत्री है और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष है। मोदी जी ने कमेटी के लोगों को कहा, मुझे तो अंग्रेजी आता नहीं है, इसमें क्या पढ़ा मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया, नीचे जो आप ढूंढ रहे हो नहीं है, नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो साथियों, सोमनाथ लूटा गया, ये आप किंवदंती है, मगर सोमनाथ के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है और वो भी आर्कोलॉजिकल और एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रमाणित सिद्ध हो गया है। इसलिए प्रधानमंत्री इधर भी आते हैं, बोध गया में भी आते हैं, दुनिया में जाते हैं, बुद्ध का जयकार लगाते हैं, और भारत में क्या करते हैं? भारत में बौद्ध स्थलों पर कब्जा करवा रहे हैं। तो इसका चुनौती देना होगा, इसका जवाब देना होगा। इसलिए अब हम लोग वो सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, तो गुजरात हाई कोर्ट में हम एक याचिका 15 अप्रैल को दायर कर रहे हैं, ताकि नरेंद्र मोदी को पूछा जाएगा, अगर इसके नीचे बौद्ध विहार है, इसको खाली कब करोगे? यहाँ पर ये जो बोध गया मंदिर है, आप आए हो, इसको देखिए, ये अशोक राजा के द्वारा बनाया गया, और इस विहार के एंट्रेंस करते ही जो बिल्डिंग है, ये लेफ्ट साइड में एक जो बिल्डिंग है, वहाँ शिवलिंग बनाया गया है। ये वर्ल्ड हेरिटेज है, और वर्ल्ड हेरिटेज होने के बावजूद यहाँ का जो कमिटी है, वो कमिटी किसको सुरक्षा दे रहा है? बोध गया के टेम्पल को सुरक्षा, वो शिवलिंग को सुरक्षा दे रहा है, और शिवलिंग के बगल में एक कमरा है, तो दोनों तरफ 2 महंत को जमीन के नीचे गाड़ा गया है। यानी ये बुद्ध की जगह है और दुनिया के लोग वहां जमीन पर वंदन करते हैं। एक महंत ने मुझे जब उसको रिश्वत दिया, तो एक महंत ने मुझे सच्चाई बताया कि भले ये दुनिया के बहुत बुद्ध को वंदन करते हैं,
यहाँ जाकर झुकते हैं, मगर इसके नीचे हमारे 2 महंत मरने के बाद हम लोगों ने इसको गाड़ा हुआ है। तो साथियों, क्या ये बौद्धों का धरोहर है या महंत का धरोहर है? तो ये जो बुद्ध की क्रांतिकारी धरती है, इसके ऊपर हमारे दुश्मनों का कब्जा है। और दुश्मनों ने कब्जा कैसे करवाया? ये तो ब्राह्मणों ने इसके पहले कब्जा करवाया, मगर ये नीतीश कुमार की सरकार जो है यहाँ प्रदेश में काम कर रही है, ये आरएसएस बीजेपी इसको चला रही है। पिछले साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही, ये कितना पाखंड है, इस राज्य का मुख्यमंत्री कितना भोंदू बाबा है, कितना अंधश्रद्धा को मान्यता देने वाला है, कितना ब्राह्मणवाद को मान्यता देने वाला है। दुनिया के लोग तथागत शाक्य मुनि बुद्ध को वंदन कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन। उसी दिन सेक्रेटरिएट के द्वारा, उनके सचिवालय के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा एक आदेश पारित होता है कि गया जिले का नाम अब गया नहीं रहेगा, गया जी हो जाएगा। गया जी होने से क्या मतलब है, उसका संदर्भ मालूम नहीं है। ब्राह्मणों ने एक पुराण लिखा है, वायु पुराण। उस वायु पुराण में ब्राह्मणों ने बुद्ध को असुर घोषित किया है और बुद्ध को जो नाम दिया है गयासुर। अरे ब्राह्मण भी कितने चालाक है। बुद्ध का नाम है गयासुर। उसका दिमाग बहुत बुद्धिमान था, उसकी मुंडी हिल रही थी, उसका सिर ऐसा ऐसा हिल रहा था जिससे स्वर्ग कंपित हो रहा था, पाताल भी कंपित हो रहा था, धरती भी कंपित हो रही थी। इसलिए टेंशन में आ गए इंद्र भगवान, टेंशन में आ गए सारे देवता लोग। तो एक एक आकर वो गयासुर के सिर पर बैठने लगे, फिर भी वो सिर थम नहीं रहा था। सारे देवता, 33 करोड़ देवता उस गया सिर के सिर पर बैठे, तो भी उसका सिर कंपन होता, रुक नहीं रहा था। तो विष्णु आया और विष्णु ने उनको गयासुर को लात मारा। तो ब्राह्मण कहते इधर आकर वो गाड़ा गया। जी हाँ, ये जो बोध गया है, ब्राह्मणों ने किंवदंतियां रची कि यहाँ वो गाड़ा गया, इसलिए आप पिंडदान देने के लिए आपको आना चाहिए। साथियों, ये जो ब्राह्मणवाद इसके पहले चल रहा था, इसका गलत प्रचार बिहार सरकार कर रही है। गया जी करके ये जो पाखंडवाद है, इसको मान्यता देने का काम जो है ये बिहार स्टेट ने किया है। इसलिए मैं आरजेक संघ के द्वारा ये रिजोल्यूशन पास करने का आग्रह करता हूँ कि बिहार सरकार का अधिकार करो जो वायु पुराण को मान्यता दे रहा है। हमारे गुप्ता जी कह रहे थे कि संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के खिलाफ व्यवहार करते हैं। यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ आरएसएस के इशारे पर कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, बोध गया को मुक्त होने से ही पाखंडवाद से मुक्ति दिलाई जा सकती है। ये जो बोध गया की धरती है, ये अशोक राजा के द्वारा बनाई गई धरती है। यहाँ जो महंत रहता है कुछ मीटर दूरी पर रहता है, 500, 400, 500 मीटर की दूरी पर रहता है। और उसका जो कोठी है, आप यहाँ आए हो, सवेरे जाकर उस महंत की कोठी को देखो। उस कोठी के अंदर सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां हैं। हम मालिक है जाति के, पुर के सम्राट अशोक के, मगर बुद्ध की धरोहर आज उस महंत के कब्जे में कैसे है? कनिंघम महोदय ने 1890 में यहाँ उत्खनन किया था। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अशोक राजा के स्तंभ के टुकड़े वो किचन रूम में रखकर उस पर सब्जियां काटी जाती है। ये कितना पाखंडवाद है। विधर्मी लोगों के द्वारा दुनिया का जो ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान बढ़ेगा तब पाखंडवाद खत्म होगा। बोध ज्ञान, और इस ज्ञान की धरती पर आज हमारा 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। बोध गया मुक्ति के लिए आरजेक संघ को भी मैदान में उतरना होगा, क्योंकि आप ज्ञान के पक्षधर हो, आप विज्ञान के पक्षधर हो, और ज्ञान और विज्ञान अशोक और बुद्धा ने दिया हुआ है। पूरे दुनिया में जो यूनिवर्सिटी था, ये ज्ञान लेने के लिए दुनिया के लोग यहाँ आते थे। अब दुनिया के लोग फॉरेन में जा रहे हैं, भारत के लोग फॉरेन, और भारत के लोगों को गोबर खिलाया जा रहा है, गोमूत्र पिलाया जा रहा है। या पाखंडवाद बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी बोध गया हमारे दुश्मनों के नियंत्रण में है। साथियों, ये रामायण, महाभारत, गीता, ये मनुस्मृति जय क्या है, इसकी हम आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। साथियों, इसको सही ढंग से समझना होगा। सही ढंग से अगर इसका एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र है।
महाभारत में बुद्ध का 137 बार जिक्र है। ये बुद्ध पूर्व नहीं है, ये बुद्धोत्तर है। मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद रामायण महाभारत गीता का लेखन किया गया। मगर आज भाजपा गवर्नमेंट 40 ब्राह्मणों की कमेटी बनाई और उनको निर्देश दिया कि कब हुआ है महाभारत, कब हुआ है रामायण काल। दीक्षित नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई और उन्होंने क्या दिखाया, ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में, यानी रामायण महाभारत को कब दिखाना है, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में रामायण हुआ है और ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में महाभारत हुआ है। ये हमारे सामने चुनौती, जो ब्राह्मणवाद हजारों वर्ष से पनप रहा था, मगर हजारों वर्ष में हमारे महापुरुषों ने उनको कमजोर किया। चाहे संतों हो या बहुजन महापुरुष हो, उनकी नेक विचारधारा ने उनको कमजोर किया। आज जो सत्ता में बैठे हुए जो ब्राह्मण लोग हैं, ये सत्ता का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्राह्मणवाद को अब केवल हम यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं, हम हमारे लोगों को जगा रहे हैं, एक एक बात खोलकर समझा रहे हैं। ये भाजपा गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, नई शिक्षा नीति, इसमें उन्होंने कानूनन घोषित किया कि बच्चों को रामायण पढ़ाया जाएगा, बच्चों को महाभारत पढ़ाया जाएगा, गीता पढ़ाई जाएगी। साथियों, हमारे बच्चों को ज्ञान विज्ञान चाहिए था, हमारे लोगों को वास्तविक इतिहास की जानकारी चाहिए थी, संविधान की जानकारी चाहिए थी, मगर वो कह रहे हैं नहीं, इनको पुराने दिन में लेकर जाना है। नई शिक्षा नीति क्लॉज नंबर 11 में कहा कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मास्टर जी अपने बाप दादाओं के पैतृक धंधे का प्रशिक्षण देंगे, पैतृक धंधे का प्रशिक्षण देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मनुस्मृति लागू कर दी गई है। इसका मतलब है चमार के बच्चे को मोची का प्रशिक्षण देंगे, लोहार के बच्चे को लोहार का प्रशिक्षण देंगे, कुम्हार के बच्चे को कुर्मी के बच्चे को। यानी वर्तमान में जो ब्राह्मणवाद ज्यादा मजबूत हुआ है, उस ब्राह्मणवाद की ताकत जो बढ़ी हुई है, उस ताकत की जान ईवीएम मशीन में है और ईवीएम में घोटाला करके वो ये ब्राह्मणवाद को थोपने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब आर्जक की ज्यादा जरूरत है। आर्जक परजीवियों के खिलाफ लड़ेगा, आर्जक इन विदेशियों के खिलाफ लड़ेगा। आज तक किताबों में यह पढ़ाया जाता था आर्यों का आगमन। अब इन्होंने 2019 में एक रिपोर्ट आया, वो हरियाणा के हिसार जिले में आया। उस रिपोर्ट का नाम है राखी गढ़ी का रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में लिखा है कि वहां जो 4700 साल पुराना कंकाल मिला, उसके अंदर ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिला। इसके बावजूद बीजेपी सरकार कह रही है ब्राह्मण का डीएनए मिला। उस डीएनए रिपोर्ट को 16 देशों के लोगों ने बनाया, कहीं पर भी लिखा नहीं है ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिला। मगर अब सिलेबस में ये जोड़ा जा रहा है कि ब्राह्मण बाहर से नहीं आया, यही का मूल निवासी है। तो ब्राह्मण लोग अब भारत में परमानेंट रहना चाहते हैं। हमारे बहुजनों को जगने में थोड़ा लेट करंट है। हमारे बहुजनों को कोई नेक महापुरुष मिलता है तो उसके साथ लग जाते हैं, वो चला जाता है तो भक्ति में तब्दील हो जाता है, फिर कोई दूसरा महापुरुष आता है। साथियों, ये जो विदेशी लोग हैं, ये R1A1 वाले, इनका डीएनए ग्रुप R1A1 है और हमारे बहुजनों का जो डीएनए है L3MN है, यानी हम मूल निवासी है, विदेशी लोग हैं। इन विदेशी लोगों के साथ हमें संगठित शक्ति बनाकर मैदान में लड़ना होगा। इस मौके पर, इस सम्मेलन में आकर मुझे खूब गर्वान्वित महसूस हो रहा है। मैं छात्र जीवन से राम स्वरूप वर्मा जी को किताबें पढ़ता था, हम लोग उनको महसूस करते थे, मगर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी मीटिंग होगी और हम लोग इस संगठन को देश भर में फैलाने के लिए पूरी शक्ति, पूरी युक्ति के साथ तैयारी करेंगे। प्रशिक्षण के साथ लड़ाई लड़ना होगा, डिसिप्लिन के साथ दुश्मनों से लड़ाई लड़ना होगा, अनुशासन के साथ आप इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हो, संगठित शक्ति से आप मुकाबला कर सकते हो। हमारे भाई, हमारे मित्र सतीश दास जी लड़ रहे हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ। उन्होंने ही बोध गया मुक्ति आंदोलन का बीज होता, उन्होंने ही इस आंदोलन को असेंबली में आवाज उठाया तो उनके खिलाफ ब्राह्मणों ने साजिश किया। अब सतीश दास जी के नेतृत्व में आने वाली 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन
गया शहर में, क्योंकि उन्होंने गया जी नाम किया है, तो गया शहर में ही हमने 2 से 3 लाख लोगों की जनसभा का एक महारैली का आयोजन किया है। ये आर्जक संघ के बिहार के, उत्तर प्रदेश के साथियों को भी सादर निमंत्रण देना चाहता हूँ और आर्जक संघ को भी इस मूवमेंट के साथ जोड़ने का लिए आग्रह करूंगा। आप लोगों को निमंत्रित करता हूँ 1 मई के लिए। आप लोग डिसिप्लिन के साथ इस सम्मेलन को चलाइए। इस संगठन को 58 वर्ष हो गए। ये वैसे देखा जाए तो 8वां अधिवेशन है, ये तो होना चाहिए था 58वां राष्ट्रीय अधिवेशन होना चाहिए था, मगर इसको कंटिन्यू इस अधिवेशन को चलाना है और बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के गांव-गांव में, जिलों में और हर जाति समूह में इस संगठन को बढ़ाने के लिए मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।